आज की जो कहानी है ये बहुत सीख देने वाली है दोस्तों, क्योंकि कई बार माता पिता की गलती की वजह से बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। एक पति को एड्स हो गया था और फिर उसकी पत्नी को जब पता लगा तो यहाँ पर पति की निर्मम तरीके से वह पत्नी हत्या कर देती है। उसने हत्या का कदम क्यों उठाया था यह भी बड़ा विचित्र है, और क्यों ऐसा मामला हुआ था, उस लड़के को एड्स कैसे हुआ था, यह भी जानकारी जानने योग्य है और इससे कुछ सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है दिल्ली के बसंत विहार कॉलोनी के अंदर, जहां पर एक राम प्रसाद नाम का शख्स रहा करता है। वह कांस्टेबल है, उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम होता है बबीता देवी जो कि गवर्नमेंट टीचर है। इनका एक बेटा है जो कि इकलौता बेटा है जिसका नाम होता है प्रवीण। उम्र उसकी 22 साल हो चुकी है। पहले वह स्कूल में पढ़ा करता था, अपनी माँ के स्कूल में, जो माँ जाया करती थी जिस स्कूल में पढ़ाने, अपने बेटे को भी वहीं पर पढ़ाया उसने और अच्छी शिक्षा दी। अब जब बेटा बड़ा हो जाता है और 12वीं क्लास पास कर लेता है तो उसकी बारी आती है कॉलेज में एडमिशन लेने की। तो वह दिल्ली के अंदर एडमिशन नहीं लेता है, वह दिल्ली से बाहर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर किसी शहर के अंदर एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। तो इकलौता बेटा था, मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, चिंता मत कर, तू जहां पढ़ना चाहेगा हम तुम्हें वहीं पर पढ़ा देंगे। और फिर इसका एडमिशन उस 150 किलोमीटर दूर वाली कॉलेज में करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि यह रोज़ रोज़ 150 किलोमीटर जाता और रोज़ रोज़ 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर पर आया करता था। अब जो लड़का होता है वह अपने पापा से कहता है कि पापा, ऐसे तो मैं दिन भर रास्ते में ही घूमता रहूँगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, वहाँ पर कोई हॉस्टल सुविधा देख ले, हॉस्टल में रुक जा और उसका इंतज़ाम कर। और उसके बाद उसका पापा जो होता है उसके साथ उस कॉलेज के पास जाता है, वहाँ पर उसके लिए अच्छा सा हॉस्टल का कमरा बुक करवा दिया जाता है और उसके बाद बेटे को वहीं रहने का पूरा इंतज़ाम कर दिया जाता है। अब बेटा वहीं पर हॉस्टल में रह कर के कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और जब भी बेटे को कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके पिता उसके लिए काफ़ी पैसा भेज देते हैं। दोस्तों, प्रवीण जितने पैसे मांगा करता था उसका पिता उससे कई गुना ज़्यादा पैसे उसके पास भेज दिया करता, विश्वास करके कि मेरा बेटा है, इसको दुख ना हो किसी भी बात का। क्योंकि माता पिता दोनों ही सरकारी लगे हुए थे तो पैसों की कोई चिंता नहीं थी। और दूसरी बात ये थी माँ बाप को कि भाई हम कमा किसके लिए रहे हैं, इकलौता पुत्र ही तो है हमारा, इसकी जो भी ख्वाहिश होंगी सब ख्वाहिशों को हम पूरा करेंगे। तो इस वजह से वह दुगने चौगने चार गुने पैसे उस लड़के के पास वह भेज दिया करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, पैसे जब उस लड़के को मिल जाते हैं बड़ा खुश होता है, यार दोस्तों में टसन से रहा करता है। और वहाँ पर उसने एक बाइक भी ले ली थी अलग से और बाइक से आराम से मज़े से घूमा करता, इधर उधर मौज मस्ती किया करता। और सभी लड़कों में उसका रुतबा था कि भाई इसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो ज़्यादातर उसके दोस्त यार उसके साथ ही घूमा करते थे। क्योंकि दोस्तों, जहाँ गुड़ होता है मक्खियाँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो यह प्रवीण होता है इसका उसी कॉलेज में एक रवि नाम का लड़का जो कि काफ़ी गहरा दोस्त इसका बन जाता है। रवि के जहनो दिमाग में भी यही छाप छूटी हुई थी कि जो प्रवीण है यह बहुत अमीर माँ बाप का बेटा है। और रवि के माँ बाप भी काफ़ी अमीर थे, लेकिन वह रवि को इतने सारे पैसे तो नहीं दे पाते थे जितना यह प्रवीण अपने माँ बाप से लिया करता। तो रवि ठीक ठाक घराने का था लेकिन इतने पैसे उसके घर वाले नहीं देते थे। अब क्या होता है, जो रवि की एक बहन होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है काजल, और जो कि काफ़ी मतलब जवान हो चुकी थी, 20-21 साल उसकी उम्र थी और रवि उससे 1-2 साल बड़ा था। तो अब उस बहन का एक दिन जन्मदिन होता है। तो जो रवि था उसने अपना सच्चा यार, पक्का यार सिर्फ प्रवीण को माना हुआ था। तो प्रवीण को वह इनवाइट कर देता है कि मेरी बहन का जन्मदिन है और तुम मेरी बहन के जन्मदिन में ज़रूर आना, वरना तो मेरी तेरी दोस्ती नहीं रहेगी। अब जो प्रवीण था उसको तो ऐसे मज़े चाहिए थे, इधर उधर घूमना, पार्टियाँ करना और मज़े से रहना, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, बस वो एंजॉय कर रहा था ज़िंदगी की। तो वह रवि के घर उसकी बहन के जन्मदिन की पार्टी में पहुँच जाता है और वहाँ जब पार्टी हो रही होती है तो जो रवि की बहन होती है बहुत ही खूब
खूबसूरत थी देखने में। तो यह प्रवीण जो होता है उस रवि की बहन से बातचीत करता है, हंस करके, मुस्कुरा करके, और ऐसे वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो अब रवि के माता पिता की नज़र इस लड़के प्रवीण पर पड़ती है, और जब प्रवीण पर इसकी माता पिता की नज़र पड़ती है तो वह सारा मामला देख लेते हैं कि भाई प्रवीण देखने में बहुत ही सुंदर है, गोरा चिट्टा है, और जो मतलब उन दोनों की बातचीत हो रही थी, उन बातचीतों को भी वह माँ बाप सुन रहे थे। अब तो माँ बाप को जो प्रवीण होता है वह पसंद आ जाता है, क्योंकि रवि ने अपने माँ बाप को बताया हुआ था कि यह प्रवीण अच्छे घराने का है, इसके पापा पुलिस में हैं और इसकी माँ जो है गवर्नमेंट टीचर है। तो अब जो है लड़की होती है काजल और रवि, उसके माता पिता को यह प्रवीण पसंद आ जाता है। माता पिता सोचते हैं कि भाई हमें अपनी लड़की की शादी तो करनी है, और काजल के साथ ये बड़ा हंस हंस के बात कर रहा है, इसका मतलब इसको काजल पसंद होगी। तो उसके दूसरे ही क्षण जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो इस प्रवीण को वह घर वाले वहीं पर रोक लेते हैं और इसकी खातिरदारी अच्छे से करते हैं, प्यार से बात कर रहे थे इससे, और इससे इसके माँ बाप का फ़ोन नंबर पूछ लेते हैं और इसके घर का पूरा एड्रेस वह जान लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो रवि होता है दोस्त, वह अपने माँ बाप के साथ बातें करता है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं, भाई लड़का अच्छा है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी इसी से करवा दें, अमीर भी है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, देखने में भी अच्छा है, खासा है। और जो लड़की होती है काजल, उससे भी उसकी राय ली जाती है कि काजल बेटी, अगर इस रवि के दोस्त जिसका नाम प्रवीण है इसके साथ तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो कैसा रहेगा। काजल शर्मा जाती है और हंस करके वह कमरे के अंदर चली जाती है, क्योंकि काजल को भी वह अच्छा लगा था, और वह शायद मेरे हिसाब से काजल उससे पहले भी मिल चुकी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो घर वाले होते हैं रवि के, वह इस प्रवीण के घर पर पहुँच जाते हैं। पहले तो फ़ोन पर बात करते हैं कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका लड़का बहुत ही सुंदर है, योग्य है, और हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो यह अब उस प्रवीण के घर पर चले जाते हैं, और वहाँ पर ये जब बातचीत करते हैं और काजल बेटी का फोटो दिखाते हैं, तो रवि का जो पिता होता है राम प्रसाद, वह लड़की को पसंद कर लेता है कि हाँ ये लड़की हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है जी हम बता देंगे आपको। तो इस तरह से यहाँ पर बातचीत होती है। तो पीछे राम प्रसाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है और फिर अपने बेटे प्रवीण से बातचीत करता है कि क्यों भाई तुम्हारे दोस्त रवि की जो बहन है काजल, उसके साथ हम तुम्हारी शादी कर दें। अब प्रवीण तो पहले से ही खुश था उस लड़की को देख करके, वह तुरंत हामी भर लेता है कि हाँ मम्मी पापा मैं कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वह लड़की बहुत अच्छी है। तो अब यह जो दोनों माँ बाप होते हैं दोबारा से अब रवि के माँ बाप पर फ़ोन करते हैं और फिर यहाँ पर बताते हैं कि चलो हम रिश्ता पक्का कर लेते हैं जी, सगाई कर लेते हैं। तो धूमधाम से इन दोनों की अब सगाई हो जाती है। शादी की तारीख तय की गई थी 16 अगस्त, और फिर दोनों ही परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और 16 अगस्त को इनकी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद काजल अपने पति जिसका नाम होता है प्रवीण, उसके घर पर आती है और बहुत ही उसको अच्छा लड़का लगता था ये, और उसके बाद काजल अपने ससुराल में आकर के खूब अच्छे से मिलजुल कर रहती है। कोई परेशानी यहाँ पर नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कई बार जो प्रवीण होता है काजल को घुमाने के लिए ले जाया करता अच्छी अच्छी जगह पर, और कई बार बड़े बड़े होटलों में इसको घुमाने के लिए ले जाता, खाना वाना खिलाने के लिए, अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाता, क्योंकि पैसे का कोई और छोर नहीं था। और जो माँ बाप थे उन्होंने भी खुला छोड़ रखा था बेटे को, भाई जितना पैसा तू मांगता है तू एक बार मुंह से निकाल, तू कितना पैसा चाहिए उससे भी 4 गुना वह माँ बाप दे दिया करते थे। तो कोई परेशानी नहीं थी, अच्छे से इनका समय गुजर रहा था। तभी दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद अचानक से जो प्रवीण होता है इसको बुखार आने लगता है, इसका शरीर टूटने लगता है, और ऐसा ही हाल उस लड़की काजल का भी होने लगता है। दोनों पति पत्नी का बुखार उतरता ही नहीं है। वह गोलियां ले लेते हैं, दवाई गोलियां, ट्रीटमेंट करवाते हैं किसी डॉक्टर से, तो भी उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। तकरीबन 1 महीना लगातार उन्होंने खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क उनके बुखार में नहीं पड़ता है। तो अब जो ये माँ बाप होते हैं कहते हैं कि बेटा तुम डॉक्टर को दिखाओ और जाकर चेकअप कराओ, ब्लड टेस्ट वगैरह, कोई निमोनिया या फिर कोई मलेरिया वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको सारी कंडीशन बताते हैं कि यार बुखार नहीं उतर रहा। तो डॉक्टर कुछ अपने मन में समझ लेता है कि भाई ये टेस्ट इसको करने हैं, तो इनके फिर टेस्ट करवाए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो एकदम से इनकी तरफ कैडी कैडी नज़रों से देखने लगता है। और फिर यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट चेक करी गई थी इस लड़के की, लड़की की अभी कोई टेस्ट नहीं करवाया गया था। तो लड़के के बारे में जब डॉक्टर देखते हैं
तो अब एकदम से डॉक्टर कहते हैं अरे भाई इसे तो एड्स है। अब उसकी पत्नी भी वहीं पर बैठी हुई थी, लड़के को भी बता दिया जाता है। एड्स का नाम सुनते ही इनके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। लड़की बड़ी परेशान हैरान, और लड़की कहती है कि मेरा भी टेस्ट करो जल्दी से। उसका भी टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं मैडम आपको भी एड्स है, यानी कि तुम दोनों पति पत्नियों को एड्स हो चुका है। अब यह बात सुनने के बाद जो लड़की होती है आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, और लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है। लड़का भी क्या करे पता नहीं, उसे भी पता नहीं था अभी तक। और अब ये दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। घर आकर के अभी सास ससुर को इन्होंने नहीं बताया था, चुपचाप बैठे थे। शाम का समय था, शाम के समय दोनों ही बेड पर बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। तभी जो पत्नी होती है काजल रवि पति से पूछती है प्रवीण से कि ऐसा ये बताओ मुझे, ये एड्स हुआ तो हुआ कहाँ से? तुम क्या कहीं इधर उधर घूमते थे क्या शादी से पहले? अब जो प्रवीण होता है वह पूरी सच्चाई बताता है कि देखो काजल मुझे माफ़ कर देना, मैं जब वहाँ पर पढ़ा करता था ना कॉलेज में तुम्हारे वहाँ पर, तब मैं इधर उधर घूमा करता था। कॉलेज के नज़दीक एक रेड लाइट थी और वहाँ पर मैंने न जाने कितने औरतों के साथ रातें गुजारी हैं और कोई गिनती ही नहीं है। और पापा पैसा भेज दिया करते थे, मैं थोड़े पैसा मांगता, पापा 4 गुना पैसे भेज दिया करते। मैं सोचा करता कि इन पैसों का अब क्या करूँगा, अगले महीने फिर पैसे मिल जाएंगे। तो उन पैसों को मैं ऐसी चीज़ों में वेस्ट किया करता था, साथ में दारू शराब और ये चीज़ें, और साथ में शराब के साथ शबाब का भी यूज़ किया करता था। और कहीं ना कहीं हो ना हो वहीं से मुझे ये बीमारी लगी है। अब तो यह बात सुन करके लड़की अपना माथा पटक लगती है कि बताओ इसकी अय्यासी का अंजाम मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर कोई गलती से होता, गलती से कैसे होता है दोस्तों एड्स, जैसे कहीं कोई लड़का बीमार हो या लड़की बीमार हो, हॉस्पिटल में जाएं तो किसी एड्स पॉजिटिव इंसान को डॉक्टर सुई लगा देता है और उसी सुई से सही आदमी को लगा देता है तो भी एड्स हो जाता है। या फिर बहुत सारे और भी कारण हैं। कई बार दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं हम, जो बार्बर होते हैं वहाँ पर, और वह उसी ब्लेड से हमारी दाढ़ी बना दे, और उसी ब्लेड से पहले किसी एड्स पीड़ित की दाढ़ी बनाई हो और वह थोड़ा बहुत कट छिल गया हो, और फिर उस तरह से हमारी दाढ़ी वगैरह बना दी जाए तो, और हमारा भी कट जाए और वहाँ पे उस तरह टच हो जाए तो भी एड्स हो जाता है। लड़की पहले तो यही सोच रही थी कि मेरा पति तो बहुत सीधा साधा है, कोई ना कोई गलती हुई है, या तो यह बीमार हुआ है या कोई दाढ़ी वाड़ी की वजह से हुआ, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। तो पत्नी अभी तक किस्मत को ही कोस दे रही थी। लेकिन अब जब पत्नी को पता लगता है कि यह तो अय्यासी किया करता था, मौज मस्ती लिया करता था, तो पत्नी का दिमाग कहते हैं ना माथा घूम जाता है। और अब वह पति से बातचीत करती नहीं और मन ही मन पता नहीं रात भर क्या क्या सोचती रहती है। सुबह होती है, सुबह वह बाजार जाती है और बाजार जा कर के वहाँ से बहुत सारी नींद की गोलियां लेकर आती है और ला करके अब खाना बनाती है। तो सारे घर वालों के खाने में नींद की गोलियां उसने मिला दी थी और ज़्यादा ही मात्रा में मिला दी थी, और उसके बाद अपने खाने में उसने कुछ नहीं मिलाया था। रात होती है, रात के समय अपने बेडरूम में थी पति के साथ। पति गहरी नींद में सोया हुआ था। तकरीबन रात के 11 और 12 बजे ही वो सारे लोग चितपट सो गए थे। इधर उसके सास ससुर भी सोए हुए थे। अब वह पति के पास बैठी है, उसके चेहरे को देख रही है, सोच रही है क्या करूं, कैसे करूं। और इस जुर्म में जिम्मेवार इसके माता पिता भी हैं। अगर वो इसको पैसा नहीं देते तो यह इतना बिगड़ता नहीं, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। और ऊपर से यह भी अय्यास टाइप का निकला। अब वह एक ऐसा डिसीजन लेती है दोस्तों जो कि बहुत ही भयावह था, बहुत ही खतरनाक था। रसोई में जाती है और रसोई में से एक चाकू सब्जी काटने वाला निकाल कर लाती है और ला करके सीधा अपने पति की गर्दन में घोंप देती है। उसको आवाज़ निकालने का मौका तक नहीं देती है, उसकी गर्दन को काट देती है। और उसके बाद दोस्तों अब यही बात वह बार बार सोचती है कि इसको तो सज़ा मिल गई, लेकिन इसके सज़ा के हिस्सेदार इसके माँ बाप भी हैं। तो वह इसके माँ बाप के कमरे में जाती है और अपने सास ससुर की भी हत्या कर देती है। और फिर वह सोचती है कि मैं भी अब इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कुछ अपने साथ करने की। तो वह अब सोचती है कि अब मैं ये काम तो नहीं कर सकती, तो क्या करूं। तो वह सीधा ही रात के समय में तकरीबन 1, 1:30 और 2 बजे के आसपास वहीं पर नज़दीक में जो थाना था वहाँ पर पहुँच जाती है। हाथ में उसके चाकू था, उसका हाथ सना हुआ था ब्लड से, कपड़ों पर भी थोड़े बहुत खून के निशान थे। वहाँ पर जब जाकर वह पुलिस वाले से मिलती है, पुलिस
वाला नींद में था, थोड़ा जागा हुआ था, उससे जाकर मिलती है तो वह यही सोचता है कि शायद इसके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया हो रात के समय में, इसलिए आई होगी। लेकिन जैसे ही वह पूछते हैं कि क्या बात है जी, तो वह बताती है कि मैंने अपने पति को और उसके दोनों माँ बाप की हत्या कर दी है और मेरे घर में लाशें पड़ी हैं। यह बात सुनते ही जो इंस्पेक्टर होता है उसकी तो नींद खुल जाती है, एकदम से वह खड़ा होता है, कहता है कहाँ है तुम्हारा घर, और उसको वह अपने घर लाती है। सारी पुलिस बल वहाँ पर था। रात के समय ही उस पूरे मोहल्ले में हल्ला मच जाता है और लाशों को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर उसके बाद उस लड़की को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लड़की के जो माँ बाप थे वह उससे मिलने के लिए आए थे। अब वह उससे कई बात तो ऐसी कहते हैं जो कि लड़की को थोड़ा धमकाते हैं। लड़की से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पति को अगर एड्स था, उसकी गलती थी, तुमने उसकी हत्या कर दी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तुमने उससे बदला ले लिया, लेकिन माँ बाप का क्या कसूर था, तुमने उसको मार दिया, उनको मार दिया दोनों को। लड़की कहती है उन्हीं की वजह से इसको पैसे मिलते थे। अब माँ बाप उसके ये कहते हैं कि पैसे तो हम भी तुम लोगों को देते थे, बस यही है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा लाड कर दिया, लेकिन माँ बाप का ये कसूर तो नहीं था, तुमने माँ बाप को मार दिया। लेकिन लड़की बार बार कहती है कि अगर माँ बाप उसको ज़्यादा पैसे नहीं देते तो वो ऐसे रास्ते पर नहीं चलता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मैंने इसी गुस्से में आकर उसके माँ बाप को भी मार दिया। अब उसके माता पिता खड़े सुन रहे थे, करें भी तो करें क्या भाई, जो होना था वो हो गया। तो इस तरह से एक बसा बसाया परिवार, छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ी गलती हुई और बड़ी गलती के कारण यहाँ पर हत्याएं हुई। अब इस कहानी के अंदर आप सोच तो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा, कसूर किसका है? अगर हम ये सोचें तो दोस्तों, यहाँ पर कसूर दोनों ही तरफ से है। सबसे बड़ा कसूर तो इस महिला का है जिसने पूरे परिवार की हत्या कर दी, और दूसरा कसूर ये है कि जो वह लड़का था, उसके माँ बाप ने उससे लाड प्यार किया था, उनके पैसों को वेस्ट किया, गलत जगह पर लगाया। अगर उसके अंदर थोड़ी बुद्धि होती तो उन पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल भी कर सकता था। अरे ना, जो उम्र थी उसकी, उस उम्र में वो वहाँ पर कोई धार्मिक काम भी कर सकता था। अगर उसके अंदर बुद्धि होती, भूखों को खाना खिला सकता था, या फिर अपने पैसों को, सीधी सी बात है, इकट्ठे कर लेता, कभी फिर काम आ जाते किसी चीज़ के लिए। और अब यहाँ पर लास्ट की गलती ये भी है, माँ बाप की भी थोड़ी सी गलती है कि उन्होंने बेटे को जितना मांगता था उससे कई गुना पैसे ज़्यादा दिए, जबकि वो तो लाड लड़ा रहे थे अपने बच्चे पर। लेकिन उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि जब नई नई जवानी आती है उस टाइम अगर बच्चे के जेब में लिमिट से ज़्यादा पैसे होंगे तो उन पैसों को वह कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खर्च करेगा ही करेगा, क्योंकि यह उस समय का फेर होता है। और दोस्तों, समय की बात छोड़िए आप, उम्र जब काफ़ी हो जाती है, 30-40 साल हो जाती है, तब भी अगर इंसान के जेब में लिमिट से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो उसके पंख निकल आते हैं। या तो जिसमें बच्चा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, और उस टाइम तो बुद्धि इतनी होती ही नहीं है, तो गलती माँ बाप की भी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, भैया अपने बच्चों को लिमिट के ही पैसे दें। अगर बच्चों को आपने घर का, कहते हैं ना, खजांची बना दिया कि बेटा ही करेगा, जो कुछ करेगा, उसी के पास पैसे हैं, तो भैया उसका बैकग्राउंड आगे चलकर आपको जब पता लगेगा तो कुछ ना कुछ उसके बैकग्राउंड में आपको फॉल्ट मिलेगा। क्योंकि पैसा रुकने नहीं देता है, पैसा हाथ पांव को तेजी से चलाता है। पैसा जब आ जाता है तो लोग न जाने कैसी कैसी उल जलूल सोच पैदा कर लेते हैं दिमाग में। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यह वीडियो जीतू सुदेश चैनल पर आता है, इस चैनल को आप सपोर्ट करें अच्छे से, और इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं और यूट्यूब पर देखते हैं तो भी कहीं व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा फ़ायदा हो और जिससे कि थोड़ा और लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हम वीडियोज़ काफ़ी अच्छे बनाकर आप लोगों के सामने ला सकें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विजय कुमार, जो कि कहते हैं कि सर आपको ठंडी नहीं लग रही क्या? आपको विजय कुमार जी, ठंडी तो सबको लगती है, मैं भी इंसान मिट्टी का ही पुतला हूँ। लेकिन वीडियो के सामने अब यहाँ पर एक जो मेरे पास कोट है जो गर्मी मतलब सर्दी से बचाता है, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, तो बहुत बड़ा ऐसे लगता हूँ जैसे कितना बड़ा आदमी बैठा है, तो इसलिए मैं उसको पहनता नहीं हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता उसमें। पहले साल में मैंने पहना था तो ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और फिर टोपा मैंने सर पे पहनने लगा हूँ 2-4 वीडियो से, इससे थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। उसके बाद हमारे साथ हैं आपकी दोस्त साक्षी नाम से आईडी है, कह रही हैं कि मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, आप जब मेरा नाम लेते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया जी। तो पवन जी, आपका नाम मैंने लिया है, पवन 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 3
एक बार और पवन। तो कई बार मैंने आपका नाम लिया है और आप खुश रहें, बस हमारा यही उद्देश्य है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, ऐसे काम भाई साहब दूसरी औरत के चक्कर में ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल टीकम भाई। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, सच्चाई कितना ही छुपा लो छुपती नहीं है। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, क्या हाल चाल है भैया जी, और ठंड ज़्यादा है क्या, टोपी पहने हुए हैं। जी बिल्कुल, ठंड थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर जहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, और टोपी हमारे यहाँ पर इसको टोपा कहते हैं और कई जगह पर इसको टोपी कहते हैं, तो हरियाणा में टोपा ही बोलते हैं इसको। और उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं। मियाँ बीवी में आपस में तालमेल नहीं बैठी थी, इसलिए कांड हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जय श्री राम लीला, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका। सिकरम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, स्वदेश इराक पंजाब की स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये शायद लिखा होगा सुदेश सर, आपकी स्टोरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंकज कुमार भाई हमारे जो कि आंखों से दिखता नहीं है, बोल कर लिखते हैं, तो जैसा कंप्यूटर लिख देता है वैसा मेरे पास आ जाता है, तो मैं समझता हूँ सब बातों को। और अजय गुप्ता हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार गुरुजी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हमारे साथ अजय पासी UCR, क्यूट से छोटे बच्चे लग रहे हो सर टोपी के साथ। तो अजय पासी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बच्चा ही लगना चाह रहा हूँ वैसे, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो लगता है बूढ़े हो गए, तो बच्चा लग रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो मजाक की बातें होती हैं। पंतगिरी पंत हमारे भाई राम राम जी। राजेश दलाल कमेंट करते हैं। उसके बाद सगीर अहमद, हेलो सर मेरा नाम सगीर अहमद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद अनूप कुमार कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार UP 83 से, लगातार हर वीडियो पर इनके कमेंट आपको मिल जाएंगे। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरज DO राधे राधे भैया जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद अजय गुप्ता, मैं आपकी हर कहानी सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद रजत सैनी हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से लगातार कमेंट करते हैं हमारे भाई, और भाई क्या बहुत बड़े हैं उम्र में। राधे श्याम शर्मा जी भी बहुत बड़े हैं और बहुत दिनों से हमें सपोर्ट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, ये भाई भी लगातार बने रहते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं, हमारी पिछली वीडियोज़ की कॉमिक लाइन निकाल करके और हमारे कमेंट करते वीडियो पर, बहुत अच्छा लगता है। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और राम गोसाई भाई हमारे, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई का बहुत सपोर्ट रहता है। और भी जितने भाई हैं जिनका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जीतू स्वदेश चैनल को लगातार आप देखते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, लास्ट में यही कहना है मेरा आपसे और निवेदन है आपसे। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।